सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल न्यू बिगनिंग। आज की इस वीडियो में हम लोग सीएसआर गेट के एग्ज़ाम में मैट्रिक्स एक टॉपिक है जो बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। मैथमेटिकल फिजिक्स के अंडर ये टॉपिक आता है। अब क्योंकि हमारा एग्ज़ाम ज़्यादा दूर है नहीं, गेट का एग्ज़ाम तो 16 फेब को है, सीएसआईआर की भी डेट आ जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम मैट्रिक्स के बारे में कुछ चीज़ों को जानेंगे, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। मैट्रिक्स के बारे में आप क्या जानते हो? मैट्रिक्स आपका एक अरेंजमेंट होता है। ठीक है, मैट्रिक्स आपका एक अरेंजमेंट होता है। अब यहाँ पे आपको ज़्यादा चीज़ें नहीं जाननी है, बस आप ये कुछ चीज़ें मैं जो नोट डाउन करवा रही हूँ उसको लिखते जाइए तो आपका कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएगा। अब एक होता है आपका स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? आप लोग जानते हो कि मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन इस तरीके के ब्लॉक के साथ किया जाता है। यहाँ m क्रॉस n लिखते हैं। m बताता है कि हमारे रो कितने हैं और n बताता है कि हमारे कॉलम कितने हैं। ठीक है, रो एंड कॉलम्स को बताता है। अब अगर यहाँ पे m इज इक्वल्स टू n है तो उसे हम कहेंगे कि वो हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 1 2 3 4, अब देखो ये आपका क्या होगा? फर्स्ट रो। ठीक, ये आपका क्या है? सेकंड रो। तो आपका रो तो 2 हो गया। अब कॉलम देखो, ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, तो यहाँ पे भी कॉलम भी 2 हो गया। तो 2 क्रॉस 2 यानी कि यहाँ पे m इज इक्वल्स टू n हो गया, यानी ये आपकी एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो गई। ठीक है, उसके बाद हमारे पास रेक्टेंगल मैट्रिक्स होती है। रेक्टेंगल मैट्रिक्स आप जानते हो कि m और n आपका सेम नहीं होगा। ठीक है, एक किसी में रो ज़्यादा होगा तो किसी में कॉलम ज़्यादा होगा। अगर एग्जाम्पल के थ्रू हम बात करें a b, तो यहाँ देखिए रो हमारे कितना है? 1 और कॉलम कितना है? 2। तो 1 क्रॉस 2 की आपने ये मैट्रिक्स बना दी जो कि एक रेक्टेंगल मैट्रिक्स है। ठीक है, उसके बाद इसके बाद हमारी आती है डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, मोटा मोटा बता दे रहे हैं जहाँ से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। दूसरी हमारी होती है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? इट इज़ ऑल्सो अ स्क्वायर मैट्रिक्स, बट यहाँ पे आपके जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे, जैसे मान लो A B C, और डायगोनल को छोड़ के और जितने भी एलिमेंट्स यहाँ पे आपके रखे जाएंगे वो सब 0 होंगे। जैसे मैंने 3 क्रॉस 3 की एक स्क्वायर मैट्रिक्स बनाई जिसमें ये हमारा क्या है? ये प्रिंसिपल डायगोनल है। ठीक है, तो प्रिंसिपल डायगोनल आपका खाली नॉन ज़ीरो है, अदरवाइज सब ज़ीरो है, तो उसे कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। एक चीज़ आपको और याद रखनी है, अभी तो खैर मैं आइगन वैल्यूज़ आइगन वेक्टर बताऊंगी, बट अगर यहाँ पे डायगोनल की बात हो रही है तो एक चीज़ ये ध्यान में रखिएगा कि डायगोनल एलिमेंट्स के जो डायगोनल में जो एलिमेंट्स होते हैं वही आपके आइगन वैल्यूज़ होती है। ठीक है, अगर हम एक डायगोनल मैट्रिक्स कंसीडर कर रहे हैं और डायगोनल पे जो उसके एलिमेंट होंगे वही आपकी आइगन वैल्यूज़ होंगी, तो अगर यहाँ पे हम इस मैट्रिक्स की बात करें तो इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज़ हैं A B C। होप सो आपको आइगन वैल्यूज़ पता होंगी। ठीक है, डेफिनेशन पे हम नहीं जाते, हम बात करते हैं कि क्वेश्चन हमारे कैसे टैकल हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा एक आता है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अब बात करते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है। देखो, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी आपकी अगर ये हम डायगोनल एलिमेंट्स ले रहे हैं A B C, ठीक है, तो डायगोनल प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे के एलिमेंट्स आपके क्या होंगे? 0 होंगे, और ऊपर के जो एलिमेंट यहाँ पे रखे जाएंगे ये क्या होंगे? नॉन जीरो होंगे। ये नॉन जीरो होंगे। अगर नीचे वाला 0 है, ऊपर वाला नॉन जीरो है, तो उसे कहते हैं अपर ट्रायंगुलर। अपर ट्रायंगुलर। ठीक है, इसी का अपोजिट अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करें तो A B C आपका डायगोनल है, प्रिंसिपल डायगोनल के। अब नीचे वाला एलिमेंट ये जो यहाँ पे जो भी होगा ये नॉन जीरो होगा, और यहाँ पे जितने होंगे तीन नंबर्स यहाँ पे ये 0 होंगे। तो यानी कि अगर जिस मैट्रिक्स का, जिस भी स्क्वायर मैट्रिक्स का अपर एलिमेंट्स, अपर डायगोनल मतलब प्रिंसिपल डायगोनल के अपर का जो एलिमेंट है वो नॉन ज़ीरो है और नीचे वाला 0 है, तो वो हमारा अपर ट्रायंगुलर है। और इसी का उल्टा, अगर नीचे वाला नॉन ज़ीरो है, ऊपर वाला 0 है, तो इसे हम लोअर ट्रायंगुलर कहते हैं। ठीक है, ओके, अब अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर हो गया। अब हम बात करते हैं हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होती है। हर्मिशियन, ठीक है, हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होती है?
हर्मिशियन मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जहाँ पे आपका, जैसे मान लो कोई ए मैट्रिक्स है, अगर हम इसका डैगर लें तो वो इक्वल होगा ए के। ठीक है, ए का अगर हम डैगर लें तो वो होगा ए के। अब ए का डैगर का क्या मतलब है? ए का डैगर मतलब ये है कि अगर आप इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले लो, उसके बाद इसका ट्रांसपोज ले लो, तो वो क्या हो जाएगा? ए डैगर। ट्रांसपोज क्या होता है? ये टी स्टैंड फॉर ट्रांसपोज, और ये थीटा मतलब इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लिया गया है। तो अगर इस तरीके की कोई मैट्रिक्स आपको दिख जाए जहाँ ए का डैगर ए के इक्वल आ रहा है, ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल आ रहा है, तो उसे हम कहेंगे हर्मिशियन मैट्रिक्स है। ठीक है, हर्मिशियन मैट्रिक्स है। अब एक चीज़ आपको याद रखने लायक है कि हर्मिशियन मैट्रिक्स जो होगी, मान लो कोई मैट्रिक्स आपको ए गिवन है और इफ़ वो हर्मिशियन मैट्रिक्स है, ये पता कैसे करेंगे? ये पता ऐसे करेंगे कि ए मैट्रिक्स का डैगर ए के इक्वल आना चाहिए, अगर आ गया तो वो हर्मिशियन है, और अगर इसी का सेकेंड केस ले, स्क्यू हर्मिशियन। ठीक है, अब स्क्यू हर्मिशियन क्या है? स्क्यू हर्मिशियन अगर ए डैगर इक्वल है माइनस ऑफ ए के, मतलब आप डैगर तो ले रहे हो लेकिन उस रियल मैट्रिक्स के माइनस साइन के बराबर आ रहा है, तो यानी वो स्क्यू हर्मिशियन है। तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखो कि अगर हर्मिशियन मैट्रिक्स हम ले रहे हैं तो हर्मिशियन मैट्रिक्स का जो डायगोनल एलिमेंट होगा वो रियल होगा। ठीक है, डायगोनल एलिमेंट रियल होगा। और अगर हम स्क्यू की बात करें तो इसके डायगोनल एलिमेंट्स इमेजिनरी हो सकते हैं और कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखने वाली थी। अब यहाँ पे हम बात करेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। ठीक है, ये तो और भी इजी है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपकी वो मैट्रिक्स है जिसमें ए का ट्रांसपोज इक्वल होता है ए के, मतलब आपको यहाँ पे इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट नहीं लेना, आपको बस इसका ट्रांसपोज लेना है। अगर ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल है तो वो सिमेट्रिक है, और अगर ए का ट्रांसपोज माइनस ऑफ ए के इक्वल है तो वो हमारा स्क्यू सिमेट्रिक है। ठीक है, तो यहाँ पे चीज़ें तो समझ में आई होगी कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है। ठीक है, डायगोनल, अपर डायगोनल, ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर, हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन। अब आगे बात करते हैं इसमें। अब ये देखो, अब बताते हैं कि यूनिटरी मैट्रिक्स क्या होती है। यूनिटरी मैट्रिक्स, तो देखो यूनिटरी मैट्रिक्स आपकी वो मैट्रिक्स होती है जहाँ ए डैगर ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है? अगर हम 3x3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात करें तो ये हमारी होती है 1। हाँ, तो ये आपकी हो गई 3x3 की आपकी मैट्रिक्स, कौन सी? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो अगर आपकी कोई मैट्रिक्स ए डैगर आइडेंटिटी के इक्वल है, यानी वो हमारी मैट्रिक्स यूनिटरी मैट्रिक्स है। ऑर्थोगोनल की बात कर लेते हैं। ऑर्थोगोनल में क्या होता है? ऑर्थोगोनल में आपका होगा अगर कोई मैट्रिक्स का ट्रांसपोज और फिर उस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दे और वो आइडेंटिटी के इक्वल आ जाए तो यानी वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है, यहाँ से आप एक प्रॉपर्टी भी देख सकते हो कि ए ऑफ ट्रांसपोज इक्वल होगा आइडेंटिटी अपॉन ए के, यानी कि मैट्रिक्स की एक प्रॉपर्टी है कि ए ऑफ ट्रांसपोज इक्वल होता है किसके? ए इनवर्स से। किसकी प्रॉपर्टी? ये कौन से मैट्रिक्स की? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की हम ये प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकते हैं कि अगर हम ट्रांसपोज लेंगे तो वो इक्वल हो जाएगा उसके इनवर्स के। ठीक है, इसी तरह अगर हम यूनिटरी की भी बात करें तो यूनिटरी में क्या होगा? ए ऑफ डैगर इक्वल हो जाएगा ए इनवर्स के। तो यूनिटरी में ये सारी जो छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ हैं कि ए डैगर यूनिटरी में ए इनवर्स के बराबर होगा, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में ए ट्रांसपोज ए इनवर्स के बराबर होगा, यही सब मदद करेगा आपको आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अगर हम रोटेशन मैट्रिक्स की बात करें, 3D रोटेशन मैट्रिक्स की हम बात करेंगे यहाँ पे। ठीक है, 3D रोटेशन में आपको पता है रोटेशन अबाउट एक्स एक्सिस, यहाँ पे हम लिखेंगे रोटेशन अबाउट एक्स एक्सिस, यहाँ रोटेशन अबाउट वाई एक्सिस एंड यहाँ रोटेशन अबाउट जेड एक्सिस। हाँ, तो देखो अगर हम रोटेशन अबाउट एक्स एक्सिस की बात करेंगे तो हमारी मैट्रिक्स क्या बनती है? एक्स एक्सिस पे है तो यहाँ पे आप सबसे पहले जो फर्स्ट रो है उसको आप इस तरीके से लिख लो। ठीक है, उसके बाद अब एलिमेंट्स यहाँ पे आपके डाले जाएंगे, तो यहाँ होता है कॉस थीटा, यहाँ होता है माइनस साइन थीटा। ठीक, और यहाँ होता है साइन थीटा, यहाँ होता है कॉस थीटा। तो ये आपकी मैट्रिक्स है रोटेशन मैट्रिक्स अबाउट एक्स एक्सिस। ठीक है, अब अगर रोटेशन मैट्रिक्स अबाउट वाई एक्सिस की हम बात करें तो अब अगर रोटेशन अबाउट वाई एक्सिस करना है तो आपको ये सेकंड वाले रो एंड कॉलम में चीज़ों को इस टाइप से अरेंज करना है कि बीच वाले में 1 एंड 0,
0 0 0। अब क्या यहाँ बचा, यहाँ बचा आपका, यहाँ कॉस थीटा लिखा जाता था तो यहाँ कॉस थीटा। अब ये माइनस साइन थीटा इसके नीचे आ जाएगा और ये प्लस साइन थीटा ये ऊपर जाएगा और यहाँ पे आपका आएगा कॉस थीटा। ठीक है। अब अगर रोटेशन अबाउट जेड एक्सिस लिखना है तो इसी को बस हम रिवर्स कर देंगे, ये वाली चीज़ें आपका क्या हो जाएंगी, नीचे आ जाएंगी जेड एक्सिस के करस्पॉन्डिंग। तो ये होगा ऐसे, और यहाँ पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो ये चीज़ें ऊपर लिख दो, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और यहाँ साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, तो ये आपकी रोटेशन मैट्रिक्स हो गई। अब एक चीज़ और याद रखो कि अगर हम मैट्रिक्स में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, मान लो हमारे पास 3 cos 3 की एक मैट्रिक्स है, अब हम यहाँ k नंबर से एक मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये k नंबर आपका किसी एक रो या किसी एक कॉलम में नहीं मल्टीप्लाई होगा, ये k नंबर आपके 3 रो हैं तो तीनों रो में मल्टीप्लाई होगा, वो भी हर एलिमेंट के साथ। इसीलिए इसको हम लिख सकते हैं एक प्रॉपर्टी के साथ k3 की पावर n3। मतलब कि अगर ये एक k नंबर जो इन सब से मल्टीप्लाई हुआ है उसको बाहर निकालेंगे तो वो सारे एलिमेंट से ही वो बाहर आएगा। ठीक है, जबकि डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं होता। डिटर्मिनेंट में अगर आप कोई नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वो किसी एक ही रो या एक ही कॉलम के साथ वो होता है, जबकि मैट्रिक्स में ये नहीं है, मैट्रिक्स में हर एलिमेंट्स के साथ ये मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक है, अब अगर हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो आप लोग जानो डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड बी, अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स है ए और बी, अगर हम उसका डिटर्मिनेंट ले रहे हैं वो इक्वल होगा अगर हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए पहले ले लें, उसके बाद डिटर्मिनेंट ऑफ बी लें और उसका मल्टीप्लाई कर दें। मतलब कि दोनों की मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन के बाद आप चाहे डिटर्मिनेंट लीजिए चाहे डिटर्मिनेंट लेने के बाद उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर विल बी द सेम। अब देखो एक प्रॉपर्टी और जानो कि डिटर्मिनेंट अगर हमने लिया है ए और ए इनवर्स का, ठीक है, ए और ए इनवर्स आपका होगा क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स देगा, तो वो इक्वल होगा डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी का, और आइडेंटिटी का डिटर्मिनेंट आप लोग जानते हो कि वो 1 होता है। ठीक है, सेकेंड थिंग हमने आपको यहाँ पे बताई दी कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ एक कोई के नंबर है जो आप ए एन से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वो क्या होगा, वो आपका होगा के एन, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो वो उससे बाहर आ जाएगा और डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाएगा। ठीक है, एंड एक आपका प्रॉपर्टी और होता है, वो होता है ये कि अगर आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए कर रहे हो तो वो इक्वल होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए के। देखो ट्रांसपोज में क्या होता है, ट्रांसपोज हम कैसे लेते हैं, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया जाता है उसके रो एंड कॉलम्स को इंटरचेंज करके। मतलब कि अगर कोई एलिमेंट आपका रो में लिखा है तो उसको आप कॉलम में लिख दीजिए, कोई कॉलम में लिखा है तो उसको रो में लिख दीजिए, इसी का मतलब होता है ट्रांसपोज का। तो या तो आप मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेके डिटर्मिनेंट ले लो, या तो जो मैट्रिक्स दी है उसी का डिटर्मिनेंट ले लो, वो दोनों आपका सेम आ जाएगा। एंड द लास्ट थिंग कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए वो होता है ए एन माइनस 1। ठीक है, ये आपका होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना। अगर आप एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट लोगे तो वो ए रेज टू द पावर n माइनस 1 के इक्वल होगा। अब n क्या है, n है कि वो हमारा मैट्रिक्स किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 3 क्रॉस 3 है, अगर 3 क्रॉस 3 की है तो 3n की वैल्यू हो जाएगी, 2 की है तो 2 की हो जाएगी। ठीक है, अब एडजॉइंट क्या होता है, एडजॉइंट आपका होता है कि अगर आपकी जो मैट्रिक्स दी गई है अगर आप उसका कोफैक्टर निकालो और कोफैक्टर निकालने के बाद उसको मैट्रिक्स में अरेंज कर दो और वो अरेंजमेंट का फिर ट्रांसपोज ले लो तो वो आपका हो जाता है एडजॉइंट। मैं कहना ये चाह रही हूँ कि मान लो आपकी कोई मैट्रिक्स दी गई है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, आपकी ये मैट्रिक्स दी गई है। अब आप सभी का कोफैक्टर निकालो, जैसे ए का कोफैक्टर हमको निकालना है तो वो ये वाली इसका डिटर्मिनेंट होगा, अगर बी का निकालना है तो इसको छोड़ के वो इसका और इसका आपको डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा, अगर सी का निकालना है तो आपको ये छोड़ना पड़ेगा, इसका डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा, डी का निकालना है आपको कोफैक्टर तो इसको छोड़िए ये और ये निकलेगा। तो इसी तरह जितने भी आपके एलिमेंट हैं इन सब का कोफैक्टर निकालो, कोफैक्टर निकालने के बाद आप उसको एक मैट्रिक्स में अरेंज कर दो और इस अरेंजमेंट को फिर आप इसका ट्रांसपोज ले लो। ठीक है, यही आपका एडजॉइंट के इक्वल हो जाएगा कि पहले कोफैक्टर को मैट्रिक्स में अरेंज करो, जो मैट्रिक्स आएगी उसका ट्रांसपोज ले लो, वही आपका एडजॉइंट के इक्वल आता है। और एक चीज़ आपको और याद रखनी है कि ए इनवर्स होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, तो ये चीज़ें बेसिक प्रॉपर्टीज़ थी हमारी मैट्रिक्स के बारे में। अब हम थोड़ी बात कर लेते हैं आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर्स की। ठीक है, तो आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर में देखो हमारे पास एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन,
कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ये होती है कि a माइनस लैम्डा आई x इज इक्वल्स टू 0। इसी से आप आइगन वेक्टर्स भी निकाल सकते हैं। फिलहाल अगर आपको आइगन वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालोगे आइगन वैल्यू को? a माइनस लैम्डा आई कर दोगे और उसको 0 के इक्वल करोगे तो आइगन वैल्यूज आती हैं, जिसे हम लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3, मतलब ये लैम्डा की जितनी पॉसिबल वैल्यूज़ होंगी वो आपकी आइगन वैल्यूज़ होगी। अच्छा, एक चीज़ और याद रखना कि अगर आपकी मैट्रिक्स जो है, अगर मैट्रिक्स आपकी 2x2 की है तो आइगन वैल्यू भी आपकी 2 ही आएगी। मैट्रिक्स का ऑर्डर देख के ही आपकी आइगन वैल्यूज़ की वैल्यू आती है। ठीक है, अगर ऑर्डर 4 है तो 4 आइगन वैल्यूज़, अगर ऑर्डर 5 है तो 5 आइगन वैल्यूज़, इस तरह से आपकी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू आती है। ठीक है, अब देखो, अब बात होती है कि आइगन वैल्यूज़ की भी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। आइगन वैल्यूज़ की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं कि अगर आपका डायगोनल मैट्रिक्स है, अभी मैंने आपको बताया था कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या है। अगर आपकी डायगोनल मैट्रिक्स है तो डायगोनल मैट्रिक्स का जो डायगोनल का एलिमेंट होगा, डायगोनल का एलिमेंट जो होगा वही आपकी रिप्रेजेंट करेगा आइगन वैल्यूज़ को। ठीक है, आइगन वैल्यूज़ को। तो ये आपकी एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि डायगोनल मैट्रिक्स ले लो और चाहे ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ले लो, डायगोनल और ट्रायंगुलर दोनों की बात कर रहे हैं तो उसके जो डायगोनल के एलिमेंट हैं वही आपकी आइगन वैल्यू को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज़ कि अगर आपके पास आइगन वैल्यूज़ दी गई हैं लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3, ठीक है, तो ये लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 आपकी 3 आइगन वैल्यूज़ है। तो अगर आप इसको आइगन वैल्यू को जोड़ दोगे, सम कर दोगे, तो सम ऑफ द आइगन वैल्यूज़ होता है ट्रेस के। ट्रेस के क्या होता है? अब ट्रेस क्या है? ट्रेस होता है आपका जो मैट्रिक्स दिया गया है, यहाँ पे सपोज दैट हमारे पास है 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, और यहाँ पे A B C D E F कुछ भी है, एनीथिंग, कुछ भी है, नॉन ज़ीरो है, ज़ीरो है, अभी उसकी बात नहीं कर रहे हैं। अगर आपका डायगोनल में 1 2 3 है तो आपका जो ट्रेस है, इसका ट्रेस क्या हो गया? 1 + 2 + 3। प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट को अगर आप ऐड कर दोगे और जो वैल्यू आएगी वही आपका ट्रेस होगा। ठीक है, ये ट्रेस सारी ही मैट्रिक्स का निकाला जा सकता है, किसी भी मैट्रिक्स का निकाला जा सकता है, ज़रूरी नहीं कि आपका ये ट्रायंगुलर हो, अपर ट्रायंगल, कोई भी मैट्रिक्स आपको दी है तो बस आपको सिंपली उसका डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल का सम लेना है, वो ट्रेस के इक्वल हो जाएगा। अब आपको मान लीजिए मैंने एक क्वेश्चन रैंडमली ऐसे फॉर्म कर दिया कि आपके पास ये मैट्रिक्स दी गई है जो मैंने यहाँ पे लिखी। आपको ये बताना है इसकी आइगन वैल्यूज़ कौन सी होगी। मतलब अगर हम एग्जांपल दे दें, आइगन वैल्यूज़ आपकी इसकी है 2 4 0, ठीक, 1 2 और 5, 3 6 7 8 एंड द फोर्थ थिंग इज नन ऑफ दिस। ठीक, अगर आपके पास ये मैट्रिक्स है और मैंने एक रैंडमली क्वेश्चन बनाया कि इस मैट्रिक्स का आपको आइगन वैल्यू निकालना है, ठीक है, अब ABC की वैल्यूज़ तो आपको दी नहीं गई हैं, तो अब आप कैसे निकालोगे आइगन वैल्यूज़? तो आप जानते हो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से निकल जाती है कि आपका A माइनस लैम्डा आई इज इक्वल्स टू 0 कर दो, लैम्डा की वैल्यूज़ यहाँ पे इक्वेशन बनेगी, उससे निकलेगी। बट अगर यहाँ पे आपको ABC की वैल्यूज़ गिवन ही नहीं है और आपसे आइगन वैल्यू पूछा है तो आप कैसे निकालोगे? तब आप उसकी प्रॉपर्टी से निकालोगे। प्रॉपर्टी ये कहती है कि ट्रेस ऑफ द डायगोनल एलिमेंट इज इक्वल टू द सम ऑफ द आइगन वैल्यूज़। तो आप ये जानते हो कि इसका अगर मैंने ट्रेस लिया यानी कि प्रिंसिपल डायगोनल का सम किया तो 6 आया, तो इसका ट्रेस इक्वल होगा सम ऑफ द आइगन वैल्यूज़। अब हमारे पास जितनी आइगन वैल्यूज़ दी हैं आप इसमें ऐड कर लो, ऐड करके देखो, जिसका भी आंसर 6 आ जाएगा वो इसकी आइगन वैल्यू हो जाएगी। बट अगर हम बात करें फर्स्ट केस की 2 4 0, तो 2 4 6 हो गया, 6 में 0 ऐड करोगे तो इसका आ गया 6। ठीक है, अगर इसका बात करें 1 2 3 3 5 8, ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक, ये तो बिल्कुल ही 6 नहीं आएगा। ठीक, नन ऑफ दिस ऑप्शन में ही नहीं है, तो हमारा ये वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो समटाइम्स हमारे पास क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं कि हम सीधे फॉर्मूले पे नहीं बात कर सकते हैं, क्योंकि हमें फॉर्मूला लगाने के लिए यहाँ पे वैल्यूज़ का होना ज़रूरी था, तो हम तब उस क्वेश्चंस को आपकी प्रॉपर्टीज़ के हेल्प से सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये आपकी हो गई पहली प्रॉपर्टी। अब दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है?
अब दूसरी प्रॉपर्टी हमारी ये कहती है कि अगर आपका डिटरमिनेंट लिया जा रहा है, डिटरमिनेंट ऑफ ए, आपकी कोई मैट्रिक्स दी गई है उसका डिटरमिनेंट लें, वो डिटरमिनेंट इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यूज़। ठीक, मान लो आपके पास कोई 3x3 की मैट्रिक्स है, अब इसका आपने डिटरमिनेंट लिया और ऑप्शन में सेम अगर हम क्वेश्चन उस तरह का जनरेट कर दें अभी, लेकिन उसके लिए मुझे डिटरमिनेंट की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो डिटरमिनेंट तो लेना आपको पता है कि ये वाला एलिमेंट, फिर इधर को रो छोड़ोगे, इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे, तो डिटरमिनेंट आपने ले लिया और वो डिटरमिनेंट इक्वल हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यूज़। तो एक ये भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। द थर्ड थिंग इज़ कि अगर हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है, अगर मान लो आपके पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऐसी बनी है, कैसी, a लैम्डा क्यूब प्लस b लैम्डा स्क्वायर प्लस c लैम्डा प्लस d इज इक्वल्स टू 0। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ये कैसे बन जाएगी, a माइनस लैम्डा आई से आप करोगे तो आपको ये इक्वेशन मिल जाएगी। मान लो आपका कोई थर्ड ऑर्डर का ये आपका मैट्रिक्स था, आपकी इक्वेशन ये बनी। अब आप जो है इसके थ्रू आप क्या क्या चीज़ें प्रेडिक्ट कर सकते हो अपने आइगन वैल्यूज़ के बारे में, क्योंकि आइगन वैल्यूज़ तो आपको मिल जाएंगी अगर आप इसको सॉल्व करोगे कि किस पे ये 0 हो रहा है, फिर उसका फैक्टर निकालोगे तो आपको लैम्डा की वैल्यू मिलेगी। बट कुछ चीज़ें जो हम आइगन वैल्यूज़ के बारे में जा सकते हैं वो ये है कि अगर आप यहाँ से a हटाओ, यानी कि लैम्डा क्यूब प्लस b बाई ए लैम्डा स्क्वायर प्लस c बाई ए लैम्डा प्लस d बाई ए इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो हम बात करते हैं b बाई ए। अगर हम b बाई ए की बात करें, यहाँ अगर माइनस साइन हमको लेना पड़ेगा, तो माइनस ऑफ b बाई ए ये इक्वल होगा लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3। आपकी जो तीनों आइगन वैल्यूज़ हैं, आपकी जो 3 आइगन वैल्यूज़ हैं जो भी इसको सॉल्व करके आएंगी, वो इक्वल होगा इस लैम्डा स्क्वायर के कोफिशिएंट के माइनस के। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड, अगर हमें c बाई ए निकालना है, अब c बाई ए किसके इक्वल होगा, c बाई ए जो लैम्डा का कोफिशिएंट है, लैम्डा का कोफिशिएंट क्या है, c बाई ए, तो ये c बाई ए इक्वल होगा लैम्डा 1 लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 2 लैम्डा 3 प्लस लैम्डा 3 लैम्डा 1। तो जो लैम्डा का कोफिशिएंट है c बाई ए, वो आपके आइगन वैल्यूज़ को, दो आइगन वैल्यूज़ का प्रोडक्ट, फिर उसका सम, फिर प्रोडक्ट, फिर सम, इसके इक्वल होगा। एंड द थर्ड थिंग इज़ कि d बाई ए जो आपका आया ये वाला, ये वैल्यूज़ जो है, जो कांस्टेंट वैल्यू इधर आई है, वो इक्वल होगा लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 के। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, क्वेश्चन में यूज़ इनका होना ही है, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से आप ये चीज़ें लिख सकते हो। ठीक है, अब हम बात कर सकते हैं, एक छोटा सा टॉपिक और है, कैले हैमिल्टन थ्योरम। ठीक है, कैले हैमिल्टन थ्योरम। अब कैले हैमिल्टन थ्योरम क्या है, देखो हमारे पास अगर कोई मैट्रिक्स दी गई है, जैसे मान लो यही मैट्रिक्स है a लैम्डा क्यूब प्लस लैम्डा स्क्वायर, तो सिंपल है, आप इसकी आइगन वैल्यूज़ को मेन आप मैट्रिक्स से रिप्लेस कर सकते हो। जैसे अगर हमारे पास यही वाला है a लैम्डा क्यूब, तो हम a लैम्डा क्यूब की जगह a क्यूब कर देंगे, प्लस b लैम्डा स्क्वायर है तो फिर a स्क्वायर कर देंगे, प्लस c लैम्डा है तो a कर देंगे, एंड ये d ऑफ आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मतलब कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को हम मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख के भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट द मैट्रिक्स, जिसमें छोटी छोटी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि डायगोनलाइजेशन कैसे किया जाता है, क्योंकि डायगोनलाइजेशन आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा सा लेंदी होता है, बट उसमें से कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स अगर आप याद रखोगे तो उसके क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।